नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हमारे साथ हैं राजीव रंजन सर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपको बता दें कि माहौल क्या है, ये प्रोग्राम करते हैं और पूरे देश में क्या माहौल चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं और अपने शब्दों में सब चीज़ों को बयां करते हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, आधा चुनाव लगभग खत्म हो चुका है। 283 सीटों पर मतदान हो चुका है और 260 सीटों पर अभी मतदान होना बाकी है। तो आधे चुनाव के बाद अब किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और इस बार किसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, मैं यही जानने के लिए आज सर के पास में आया हूं। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद धन्यवाद। बताइए। कैसे देख रहे हैं सर, आधा चुनाव खत्म हो चुका है, एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है और इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ। देखिए, ये दोनों नहीं होने जा रहा है। न भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने जा रही है और एनडीए भी मिलकर के भी 400 पार करने, मुझे नहीं लगता कि 283 सीटों पर चुनाव होने के बाद ऐसा लग रहा है। और न ही भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। अभी मेरे देखने में 3 चरणों के चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने है और अगले 4 चरणों में पता चलेगा कि वो बहुमत से कितना आगे है या कम रह जाती है। मगर 400 सीटों का मामला जो है, दरअसल उसमें जो मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर आप देखें चुनाव पीछे 6-8 महीने से अगर आप देखेंगे, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जब G20 हो रहा था और इंडिया गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा, मैं और लोगों की तरह इंडी नहीं बोलता, क्योंकि अगर आप इंडी बोलेंगे तो एनडी बोलना चाहिए एनडीए को। तो मैं एनडीए और इंडिया बोलता हूँ, INDI ये भी बोलता हूँ। तो अगर आप ये देखें, जब G20 हो रहा था तो जब इंडिया गठबंधन बना तो नी जर्क रिएक्शन जिसको बोलते हैं ना, वो बीजेपी का देखने को मिला। उन्होंने तुरंत इंडिया को भारत कर दिया और G20 के राष्ट्राध्यक्षों को जो राष्ट्रपति की चिट्ठी गई उसमें जो इनविटेशन था उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया। इतना ज़्यादा इंडिया से उनको टेंशन हो गया और वो इंडिया और भारत की एक डिबेट हो गई देश में। तो जब दक्षिण भारत के, ऐसा मुझे पता चला कि दक्षिण भारत के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और जिन लोगों पर चुनाव की जिम्मेदारी थी, उन्होंने जब बीजेपी आला कमान से कहा कि अगर ये डिबेट में फंसे इंडिया और भारत का तो दक्षिण में बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये भारत शब्द को इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया इंग्लिश में, भारत हिंदी में बोलते हैं, जिसको जो बोलना हो, देश तो एक ही है। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वालों ने इंडिया भारत की डिबेट, आपने देखा, बंद हो गई। अब कहीं कोई डिबेट नहीं होती इंडिया भारत की। तो उसके बाद वो डिबेट बंद हो गई। ठीक इसी तरह से जब इन्होंने 400 का नारा देना शुरू किया, और यकीन मानिए एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर और चुनाव कवर करते करते हम लोग को भी बहुत साल हो गए, तो जब ये चुनाव शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष क्या चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन बन रहा है, बिगड़ रहा है, नीतीश उधर चले गए, राहुल गांधी की यात्रा शुरू ही नहीं होने वाली थी तो ममता बनर्जी ने कहा हम समझौता नहीं करेंगे, नीतीश भाग गए और उन्होंने एनडीए के साथ सरकार बना ली। महाराष्ट्र तक आते आते महाराष्ट्र में टूट गया, अजीत पवार टूट गए। तो ऐसा लगा कि ये तो सब तितर बितर हो गया, सब छिन्न भिन्न हो गया, ये क्या चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों को भी लगता था कि यार क्या कवरेज करने के लिए जाएंगे, एक तरफा चुनाव है, कहीं कोई लड़ाई नहीं। मगर हुआ नहीं ऐसा। जैसे ही बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, वैसे ही विपक्ष को पहले तो नहीं समझ में आया। हम लोग भी जहाँ जाते थे वहाँ ये चर्चा होती थी कि अच्छा एक बात बताइए, अब की 400 पार हो जाएगा कि नहीं। कोई ये नहीं कह रहा था कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे कि नहीं, एनडीए की सरकार। अब डिबेट, अच्छा नैरेटिव सेट किया था बीजेपी। डिबेट इस पे होने लगी कि 400 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने जो 400, और उसमें बीजेपी के नेताओं ने ही उसमें आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि 400 आया तो संविधान बदल देंगे। अब ये संविधान बदल देंगे, और अगर आप पहले के आरएसएस के लोगों का विचार देखिए, और शुरू से अगर आप, बात लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं उसमें जाना चाहता। जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उसके कुछ कुछ प्रावधानों को, कुछ अनुच्छेदों को लेकर शुरू से आरएसएस का विरोध था, भारतीय जनसंघ का विरोध था। उसमें 370 भी है, उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इसी तरह लोगों को जब विपक्ष ने ये कहना शुरू किया कि ये 400 सीट इसलिए नहीं मांग रहे, ये 400 सीट संविधान में संशोधन के लिए मांग रहे, ये आरक्षण चेंज कर सकते हैं, ये संविधान ख़त्म कर देंगे, अपना संविधान लाएंगे। तो देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जो 1950 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू होने के बाद ही सही अर्थों में उसको नागरिक का दर्जा मिला। इस देश में लोग कमर में पैजनी बांध के पैर में
बांध के चलते थे, घुंघरू बांध के चलते थे कि वो उनके आने से पता चल जाए कि शोषित पीड़ित तबका आ रहा है। तो आप सोचिए वो क्या समय रहा होगा। मंदिरों में ना, कुओं पर, तालाब में पानी नहीं ले सकते थे, तालाब से पानी नहीं पी सकते थे, उनको दूसरे बर्तन में खाना दिया जाता था, जिसमें जानवरों को खाना दिया था उन बर्तनों में उनको खाना दिया जाता था। छुआछूत थी, छू देने पर आप अंबेडकर जी का किताब पढ़िए, वो औरंगाबाद के महल में कैसे उनको एक मुस्लिम ने कहा कि तुमने कैसे हिम्मत हुई, तुमने अंबेडकर को, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान में से एक, भारत के तो है ही, तो कैसी स्थिति थी इस देश में। और आज़ादी के बाद आज किसी की हैसियत है जो किसी को कोई कह दे कि छुआछूत है, या किसी रेस्टोरेंट में किसी को जाने से मना कर दे, किसी सिनेमा हॉल और मॉल में किसी को, ये जिन जो तबका उसमें उस समाज में पैदा हुआ है उसे पता है कि उसे आरक्षण ने, उसे संविधान ने क्या दिया। और जब उनकी आबादी इस देश में 35% से ज़्यादा है, ठीक है, तो उन लोगों को जब ये विपक्ष ने कहना शुरू किया तो बीजेपी बैक ट्रैक पे आ गई। आप देखिए प्रधानमंत्री के जितने इंटरव्यू हैं शुरुआती दौर के, गृह मंत्री के, वो केवल यही सफाई देते दिखे कि संविधान, बाबा साहब भी आ जाएंगे तो नहीं बदलेगा, संविधान कोई नहीं कर सकता। कई रैलियों में भी ये कहा गया है, अभी भी जारी है, कि संविधान नहीं बदल सकते, किसी की ताकत नहीं है। वो डिफेंसिव हो गए। और उसका काउंटर अटैक क्या खोजा? उसका काउंटर अटैक ये खोजा, कांग्रेस मैनिफेस्टो को लिखा नहीं गया मुस्लिम कहीं ऐसी बात, लेकिन काउंटर अटैक ये किया SC ST OBC को। उन्होंने ये कहा कि अगर हम, इनकी सरकार कांग्रेस की बन गई तो SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है वो मुसलमानों को दे देंगे। उन्होंने उसको दूसरे तरह से ले गया। तो ये सब राजनीतिक शतरंज पर सियासी चालें हैं, मोहरे हैं, लोग चलते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं। कुल मिला के मुझे आधा चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे दिखती है, लेकिन बहुमत अभी तो 4 चरणों का बाकी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ है, खास करके उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी, बंगाल के लिहाज से भी, महाराष्ट्र के लिहाज से भी। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है उसमें मुझे उड़ीसा लगता है और आंध्रा लगता है। तेलंगाना में भी उसे नुकसान नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, हो सकता है फ़ायदा ही हो। जिन राज्यों में उसे फ़ायदा होगा, आप बहुत सारे लोग जो है वो खाली ये देख रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान कहाँ हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो बीजेपी को राजस्थान में बहुत होगा तो 2-3 सीटों का नुकसान हो जाएगा, मध्य प्रदेश में बहुत होगा, एक आध का हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। गुजरात में उसे कोई नुकसान नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। उत्तर प्रदेश में भी कितना नुकसान होगा, बहुत होगा, 2-1 का हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है नहीं भी हो, 4 का हो जा सकता है। तो ये कुल मिला करके अभी जो नुकसान बिहार में देखने में गया नहीं हूँ इसलिए मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। बंगाल में भी जो अभी तक मैं लोगों से बात करता हूँ तो नुकसान उसे हो तो रहा है, लेकिन बढ़त वाले राज्यों में आप नहीं देख रहे हैं कि कहाँ उसका बढ़ सकता है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए डिसअपॉइंटिंग होगा, शायद बीजेपी की सीटें वहाँ आधी हो सकती हैं, ऐसा लोग। इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये हो सकता है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की है, क्या ये कारण है उसके पीछे? 2-3 कारण है उसके। पहली बात तो ये है कि कर्नाटक में जो आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं ये वहीं से आते हैं। दूसरी बात है कि सरकार आने का फ़र्क तो होता ही है, आपके पास मशीनरी होती है। आज ममता बनर्जी सिर्फ इसीलिए लड़ पा रही है बीजेपी से कि बंगाल में उनके सरकार है, उनकी सरकार नहीं रहती तो शायद वो उस लेवल पे नहीं भिड़ पाती, सरकार का अपना है। और तीसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल यूनिट है वहाँ कर्नाटक में वो टोटली डिपेंडेंट है। वैसे तो पूरा देश ही बीजेपी के सारे लोग डिपेंडेंट है मोदी पर, लेकिन कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में आप नहीं कह सकते, योगी आदित्यनाथ का भी बराबर का योगदान है और कहीं कहीं लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार को बेटर आंकते हैं। आप मध्य प्रदेश में भी बहुत लीडरशिप की कमी नहीं है, तो इसलिए कर्नाटक में लीडरशिप की भी कमी है और बहुत फैक्शंस हैं वहाँ पर। देखिए रेवन्ना का जो केस हुआ उसमें एक बीजेपी का नेता ही इन्वॉल्व था, तो और उसका बहुत फर्क पड़ा। ये जो चुनाव में ये कहा भी गया कि खुद प्रधानमंत्री जी उनका प्रचार कर रहे थे एक तो तरह से। करेंगे जी। भाई, जब तक देखिए ये बात सही है, विपक्ष कोई बात की, हम लोग जर्नलिस्ट है, हमें फैक्चुअल बात करनी चाहिए। जेडीएस के साथ समझौता था, 3 सीटों पर था, जब तक ये सेक्स स्कैंडल या टेप्स नहीं आए थे तब तक तो प्रज्वल रेवन्ना एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का पोता था ना, और जीता हुआ एमपी था। तो जब समझौता हुआ इलेक्शन का, तो इलेक्शन का समझौता हुआ, सीटों का बंटवारा हुआ,
तो ऐसा तो है नहीं कि सीडी कांड आने के बाद बीजेपी ने समझौता किया और टिकट दिया और प्रधानमंत्री वहां गए थे। यार कोई बात पब्लिक प्लेस स्पेस में नहीं आई थी, तब ये समझौता हो, तब प्रधानमंत्री गए थे। तो गठबंधन दल का उम्मीदवार है, प्रधानमंत्री का पोता है, हम भी तो नहीं जानते थे प्रज्वल रेवन्ना का। जब ये सब केस आते हैं, कल किसी बड़े नेता का अभी कोई दूसरा टेप आ जाए तो आप कहेंगे आप इसका इंटरव्यू कर रहे थे, तो मुझे क्या मालूम कि किसका आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, कल मेरा कुछ आ जाए सामने। तो आप तो अभी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं और कल लोग कहेंगे यार तुम उसका इंटरव्यू कर रहे थे। तो अभी तक आज की तारीख में मेरा तो आ भी नहीं सकता। तो एक बात कह रहा हूँ, लेकिन नेताओं का क्या है क्या नहीं है, इलेक्शन से ठीक पहले आया, तो मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री ने उनके लिए जैसा, हाँ विपक्षी पार्टियों को घेरने के लिए ठीक है। और ये एम्बेरेसिंग प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए हो गया कि आने वाली जो सीटों के चुनाव है उसमें जेडीएस के नेताओं के साथ वो सीट शेयरिंग कैसे करेंगे। तो ये सब कर्नाटक में थोड़ी दिक्कत बीजेपी के लिए आई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, खासकर सर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, इस चुनाव को आप कैसा देख रहे हैं? हर बार बीजेपी यहां से लीड लेती है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। जो राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी का गठबंधन हुआ तो जाट वोटर्स तो एकमत हो गए, लामबंद हो गए, लेकिन जो सवर्ण जातियां हैं इस बार उनमें बिखराव है। आप किस तरह से आंकते हैं सर? देखिए, मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जाट वोटों से नहीं जीती। जाट तो उसका विरोध करते ही रहते हैं और परंपरागत रूप से, आज से नहीं बहुत पहले से विरोध करते हैं। हरियाणा में सर छोटू राम को जानते हैं आप ना, तो कितने बड़े नेता थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। रहबरे आजम का उनको खिताब मिला और मुसलमानों ने दिया। किस लिए दिया? उन्होंने जिन्ना को भगा दिया था पंजाब से। तो वहाँ पर शुरू से सर छोटू राम, मतलब उस समय भी ऐसे हिंदू मुस्लिम वाली बात पे उन्होंने राजनीति नहीं की, जाटों ने भी नहीं की, बल्कि जाट मुस्लिम का गठजोड़ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वो चौधरी चरण सिंह का अजगर का बनाया हुआ जो फॉर्मूला था। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल गई। अब जाट मुसलमान के साथ नहीं रहा और वो खाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो अभी 24 तक भी नहीं पटी है। और उसमें जो यंगस्टर्स जाट थे आपकी उम्र के या आपसे 2-4-5 साल, वो पिछले चुनाव में वो बीजेपी के साथ गए, क्योंकि जाटों की राजनीति करने वाली पार्टियों ने मुसलमानों को भी साथ जोड़े रखा, ये उनको नागवार गुजरा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो चौधरी चरण सिंह के साथ रहा है या जिन्होंने चौधरी चरण सिंह को देखा है, जो भारत तुगलक रोड जिनके परिवार के लोग गए हैं, वो तो कभी जीवन भर नलके का साथ नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन जिन्होंने चौधरी चरण सिंह को नहीं देखा, जो 1990 के बाद पैदा हुए हैं और जो 20-22 बरस की उम्र में जिन्होंने मोदी जी को देखा है, तो फिर वो नलके पे जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, तब तक कि उनका रिश्तेदार और घर वाला न लड़े। तो जाट वोटों में तो ये डील, अब ये दोनों साथ हो गए तो ये जाट वोटर करीब करीब एक साथ हो गए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जो दूसरी जातियां हैं वो जाटों के से ही परेशान हैं। उनका पीछे जाटों का पैसे में प्रभुत्व होना, राजनीति में प्रभुत्व होना, समाज में प्रभुत्व होना, बलशाली होना, जमीन ज़्यादा होना, हर चीज़ पर जाटों का प्रभुत्व है, मतलब डोमिनेंस है। प्रभुत्व का मतलब दूसरे भी है। तो जो दूसरी जातियां हैं उनमें एक समय काल परिस्थिति के हिसाब से एक एंटी जाट सेंटीमेंट पैदा हुआ। उस एंटी जाट सेंटीमेंट को भी बीजेपी ने भुनाया और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आश्चर्यजनक उसको जीत मिलती है, या हरियाणा में 10 सीटों पे जो जीत मिली, खट्टर साहब भी दूसरी बार गैर जाट मुख्यमंत्री पहली बार हरियाणा में होने के बावजूद भी दूसरी बार उतनी सीटें पा गए कि सरकार बना ले जेजेपी के साथ। तो अब उन्होंने यही प्रयोग किया, उन्होंने सैनी जी को भी जो मुख्यमंत्री बनाना यही प्रयोग किया। और अभी भी हरियाणा में 30-32% से ज़्यादा जाट नहीं है, 63% वोट 64% वोट गैर जाट का, वो बीजेपी की बहुत मजबूत कड़ी है। तो इसलिए दिखने में, अच्छा दूसरी बात है, हम लोग तो रिपोर्टर हैं, जब बाजार में, गांव में, चौराहों पर, तहसील में, बस में, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर जब हम बातचीत करते हैं तो 80% जाठी होते हैं और यही वोकल हैं, ये बोलते सबसे ज़्यादा हैं, दूसरों को चुप करा देते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में जब आप देखेंगे या आपके प्रोग्राम में भी आप जब आएंगे तो वो एंटी मोदी बाइट्स या एंटी मोदी सेंटीमेंट आपको बहुत दिखेगा। तो उससे आप इलेक्शन का अंदाज़ा लगा लें, ये गलत है। कई बार मैं कार्यक्रम करता हूँ, उस पूरे कार्यक्रम में जाट के अलावा कोई बोलते ही, मतलब
मैं जहाँ भी जाता हूँ वही मिलते हैं, वही बोलते हैं। मैंने भी इस चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर किया, तो मैंने भी एक चीज़ देखी कि जो जाट लोग जो होते हैं, मैं खुद उस बिरादरी का हूँ, लोग बोलते हैं, मुखर होके बोलते हैं, जाकि जबकि आप किसी और बिरादरी से बात करें तो वो शांत रहते हैं, वो मतलब अपने मन में क्या चल रहा है वो नहीं खोलते हैं। मैं उनको बोलता भी हूँ जाटों को, मैं तो बहुत उनके बेल्ट में, मैंने कहा कि ये जो है बातों का बम है। हाँ, इनकी बातें खाली सुनते रहो और नतीजे आते हैं तो दूसरे तरह के आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान हो सकता है बीजेपी को, लेकिन आप वही बात है, आप उतना न, वो नुकसान जाटों की वजह से नहीं, वो नुकसान ये कि बीजेपी ने गैर जाट वोटों को की राजनीति करके उनको लामबंद करके उन्होंने, अब जाट ही उन पे हो लिए तो परसेंटेज क्यों कम हुआ? जाट ही उनके साथ हो लिए तो गैर जाट जो थे उनको लगा कि जिसके लिए हम अलग हुए तो वही हमारे हिस्से आ गया, अब हमें जाट पे ही जाके वोट देना है। मतलब जो कम परसेंटेज हुई वोटिंग की, कहीं ना कहीं ये भी एक हाँ, कारण ये था। कारण है। और दूसरे, मायावती ने फर्स्ट सेकंड फेज में इंडिया की सीटों का उतना नुकसान नहीं किया वोटों का, जितना एनडीए के वोटों का किया। तो ये दो कारण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि पिछली बार तो कोई सीट गठबंधन की जो थी वो बिजनौर थी, नगीना थी, रामपुर थी, मुरादाबाद थी, संभल थी, सहारनपुर थी। तो ये इन सीटों में से गठबंधन संभल जीत जा, मतलब सपा कांग्रेस गठबंधन संभल जीत जाएगा, रामपुर जीत जाएगा, मुरादाबाद भी जीत जाएगा मुझे लगता है। कैराना में बहुत टफ फाइट है, सहारनपुर में टफ फाइट है, मेरठ में टफ फाइट है, मुजफ्फरनगर में टफ फाइट है। ये कहना बड़ा मुश्किल है, देखिएगा आप नतीजा मेरे समझ वो बहुत क्लोज फाइट है। 20-25-30 हजार में ही हार जीत का फैसला होगा, जो जीते जो हारे। ये लगभग सभी सीटों पर देखने में आया कि वहां पर बहुत ही टफ फाइट देखने को मिली। लेकिन बागपत में जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल की एक परंपरागत सीट कही जा रही थी, और वो मैंने बिल्कुल नज़दीक से कवर किया उस चीज़ को, वहाँ के जो कैंडिडेट थे डॉक्टर राजकुमार सांगवान, पांचों विधानसभा में एक भी जगह उनका विरोध मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं एक बात बताऊं, शायद जयंत चौधरी चुनाव लड़ते तो मुश्किल हो जाती, लेकिन राजकुमार सांगवान चुनाव लड़े हैं तो पहले और दूसरे चरण में मुझे उनकी जीत पर कोई संदेह नहीं है। पंडित अमरपाल शर्मा को वोट मिले हैं और सब कुछ है, लेकिन मुझे राजकुमार सांगवान की जीत में कोई संदेह नहीं है। 2-3 कारण है इसके। पहली बात तो गैर जाटों में भी उस आदमी की लोकप्रियता है। दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, मैंने उनको देखा भी नहीं है, उनका फोटो भी नहीं देखा है। उनकी चर्चा देखी, मैं इतनी बार बागपत गया, कोई ऐसा पोस्टर नहीं देखा मैं जिसमें सांगवान जी हों कि मैं कभी मिले तो मैं उनको पहचान जाऊं। तो मैं कभी मिला नहीं हूं, कभी उनका चेहरा नहीं देखा हूं, लेकिन मैं बागपत 3-4 बार गया। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इस आदमी ने पिछले 30-40 वर्षों से आरएलडी में बिना किसी फायदे नुकसान के, अब एक विचारधारा के, चाहे चौधरी साहब के साथ, चौधरी अजीत सिंह के साथ, जयंत चौधरी के साथ, ये लगे रहे लगे रहे लगे रहे। और इन्होंने जनता का भी काम किया, छात्र राजनीति करके, छात्र राजनीति में छात्र संघ अध्यक्ष मेरठ यूनिवर्सिटी के थे शायद। उसके बाद से उनको कोई पद नहीं मिला, कोई चुनाव, कोई टिकट नहीं मिला। तो एक सहानुभूति भी उनके प्रति है, और एक उस आदमी के व्यक्तित्व को लेके लोगों में बहुत सकारात्मक मैंने प्रतिक्रिया देखी। तो मुझे उनकी जीत में कोई संदेह नहीं लगता। मुझे लगता है कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान पक्का जीतेंगे। जयंत चौधरी लड़ते तो पता नहीं इतना सेफ सीट होती कि नहीं होती, मुझे नहीं पता। तो अब जब आधा लगभग चुनाव बचा है सर, आने वाले चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं कि अब किसका पलड़ा भारी हो सकता है, बीजेपी कितनी ताकत झोंक सकती है? देखिए, वार पलटवार दोनों ही तरफ से जारी है। भारतीय जनता पार्टी की हर तरह की ताकत है, साधन है, संसाधन है, पैसा है, नेता है, संगठन है, कार्यकर्ता है, बूथ मैनेजमेंट है। वोटिंग के दिन वो सबसे आक्रामक रहते हैं, उनका एक एक आदमी एक एक वोट निकाल के ले आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए काडर बेस्ड पार्टी है। इसी कम्युनिस्ट भी ऐसे जब लड़ते हैं चुनाव ना, तो बड़ा मुश्किल होता है। बात यह है कि जब जनता लड़ने लगती है, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप लोग नहीं गए होंगे ना, वो मंजर आप देख पाएंगे, क्योंकि अब वो मंजर है नहीं। मैं पश्चिम बंगाल के 2006 के चुनाव में गया था। आप यकीन नहीं करेंगे, एक एक गांव में सीपीएम का पक्का दफ्तर था, दो दो कमरे का दफ्तर, गांव गांव में दफ्तर था, ब्लॉक पे दफ्तर था, तहसील पे दफ्तर था, डिस्ट्रिक्ट, हर जगह दफ्तर था। उनका एक चेन थी।
गांव से पर्ची जाती थी, फिर ब्लॉक तक जाती थी, ब्लॉक से तहसील से जिले तक, और एसपी, डीएम, तहसीलदार, एसडीएम वही काम करते थे जो सीपीएम का वहाँ का सेक्रेटरी बोलता था। कतई वो अगर आप देखे रहते सिस्टम, मैं देख के आया तो मैंने कहा कतई यहाँ सीपीएम को हराने वाला कोई पैदा नहीं होगा। कैसे होगा भाई? हर गांव के आदमी पर नज़र है। 2006 के, अब बहुत पुरानी बात हो गई तो मैं बता रहा हूँ, हम लोग जिस होटल में रुके थे नीचे एक सलून था, मैं नीचे ऐसे शाम को गया शेव वो कराने, हेयर कटिंग के लिए, तो वहाँ लोग चर्चा कर रहे थे कि सीपीएम वाले आई कार्ड ले रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड। तो एज ए रिपोर्टर, अंधेरा था, मैं भी चला गया वहाँ, देखा तो सही में पूरी बस्ती में घूम घूम के वो वोटर आईडी कार्ड ले रहे थे। 2006 की बात बता रहा हूँ, पुरुलिया जिले की बात बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों ले रहे हो ये, वोट तो कल है। कह रहा इकट्ठा कर रहा कि वोट मिलाएगा, पर्ची रात को बनाएगा फिर देगा। ऐसा नहीं था, उन्होंने लेके रख लिया। अगले दिन, अब हम तो वहाँ के लोकल थे नहीं, अब वो वोट दिए कि नहीं दिए, पर्ची बनाने किए कि नहीं, और कोई वहाँ बोलने वाला नहीं था। और वही 2011 में मैं गया, वो सारा सीपीएम का काडर धरा रह गया, वो सारे गांव वैसे ही धरे रह गए, वो सारा चीज़ धरा रह गया। एक ममता बनर्जी के साथ जनता खड़ी हो गई, और कहाँ सीपीएम पिछले 3 चुनाव से जा रही है, खाता नहीं खुल रहा है। और वही जो सीपीएम के दफ्तर थे अब टीएमसी के दफ्तर बन गए। तो जनता के मूड का आपको कुछ पता नहीं। आज आप हमसे पूछ रहे हैं, परसों 13 तारीख को इलेक्शन है 4th फेज का, कल कौन सी खबर आ जाए, परसों कौन सा वीडियो आ जाए, कहाँ किधर का क्या हो जाए, एक रात में चुनाव कितना पलट जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज की तारीख में 50-50 का मामला लग रहा है, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी की तरफ आगे बढ़ रही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल करके आपने हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे राजीव रंजन सर, बड़े ही सिंपल शब्दों में पूरी की पूरी कहानी बयां कर दी, और यही इनकी खूबी है, इसलिए लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, और इसलिए लोग इनको पूछते भी हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।